पहलगाम में आतंकी हमले के गुनहगारों और उनके आकाओं को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कहा है कि अब आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और उनके आकाओं की जो बची खुची जमीन है वो मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. इधर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठकें हो रही है और इस पर ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, क्या चल रहा है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में इस वक्त संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और साथ ही साथ सभी विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, दूसरी पार्टी के भी नेता वहां पे हैं। और उस बैठक में दरअसल सबसे पहले मौन रखा गया। जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस पूरे घटना की कड़ी निंदा की गई। और सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाया है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कल जो फैसला लिया, उस फैसले की जानकारी यहाँ इस बैठक में दी जा रही है सभी दलों के नेताओं से। और फिर सभी दलों के नेताओं से उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, और अलग अलग विकल्पों पर यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो कोशिश ये की जा रही है इस बैठक के जरिए कि आगे चलकर सरकार जो भी कदम उठाए उसको लेकर एक सभी दलों से आश्वासन मिल जाए कि वो सरकार के साथ है। सभी दलों ने बैठक से पहले भी इस बात का आश्वासन दिया भी है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उसके सब सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन कदम क्या हो उसकी रूपरेखा तय करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुला करके सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि एक आम सहमति से कदम उठाया जाएगा। लेकिन इससे पहले दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। दोपहर में राष्ट्रपति के पास गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पूरे हमले की जानकारी दी, आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। फिर विदेश मंत्रालय में करीब
30 देशों के राजनयिकों को बुलाया गया था, उनको बताया गया कैसे क्या ये हमला हुआ है, और उसके बाद उस आगे की जानकारी उनको दी गई कि भारत क्या चाहता है। उन लोगों ने भी एक एक करके कई विदेश के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के फ़ोन आए प्रधानमंत्री के पास कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और भारत के सपोर्ट में हैं। तो इस तरह के पूरे घटनाक्रम आज दिन भर चला है। कल सेना प्रमुख जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे, और फिर अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म है कि अगली रणनीति, अगला कदम भारत का क्या होगा, कि जिस तरह कठोर बातें की है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद अब एक्शन का इंतजार लोग कर रहे हैं। हालांकि एक्शन की शुरुआत कल सीसीएस की बैठक में लिए गए 5 फैसलों से हो चुकी है। जी लक्ष्मण जी, तो ये जो बैठकें चल रही हैं और जिस तरीके से बिहार से प्रधानमंत्री ने एक तरीके का कॉल दिया है पूरी दुनिया को, तो अब इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरीके से एक्शन होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, और कल जो एक्शंस हुए हैं उनमें से एक बड़ा एक्शन है सिंधु जल समझौते का। तो सिंधु जल समझौता क्या है, इसका क्या असर पड़ सकता है, इसको स्थगित करने का, तमाम बातें आपके लिए समझा रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी, सिंधु जल समझौता काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो माना जा रहा है कि समझौते को अगर नहीं मानेगी भारत सरकार तो पाकिस्तान की रीढ़ यहाँ पे टूट जाएगी। तो आइए समझाते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। दरअसल ये 6 नदियों से जुड़ा हुआ है। एक नदी है सिंधु नदी, जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से चल करके पाकिस्तान तरफ जाती है। दूसरी नदी यहाँ पर आपको है झेलम नदी, जो भी जम्मू कश्मीर से चलती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। तीसरी नदी आप देखिए चिनाब नदी, वो भी कुछ दूर तक चलती है जम्मू कश्मीर में और फिर वो जाती है पाकिस्तान में। ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है, लेकिन उद्गम स्थल भारत है। चौथी नदी है सतलुज नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से चलते हुए पंजाब होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। एक है रावी, जो कि थोड़ी दूर तक जम्मू कश्मीर में रहती है, फिर जाती है वहाँ पाकिस्तान में। और छठी नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो है आपको ब्यास रिवर, जो आपको जम्मू कश्मीर से चल करके ये भी सीधे जाकर पहुँचती है पाकिस्तान में। इन तीनों 6 नदियों को देखेंगे तो जो 3 नदी जो ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, उस समझौते के तहत पाकिस्तान का अधिकार उन 3 पे है, और इन 3 जो नदी है उस पर भारत का अधिकार है। अब बताते हैं कि आखिर ये समझौता हुआ क्या था। अब ये समझौता इन्हीं 6 नदियों को लेकर के हुआ था। ये समझौता आपको हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 में एक करार हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था, और इस करार के तहत जो 6 नदियां आपको दिखाए मैंने, उन 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर करार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम, चिनाब और भारत के हिस्से में बाकी 3 नदियां यहां पे गई। उस करार के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जो पानी बहता है उस पानी को रोकने वाले कदम भारत नहीं उठाएगा, ये कहा गया था। क्योंकि पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। सिर्फ सिंचाई और बिजली जैसे कामों में उस पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है, वो जो 6 नदियां जो भारत से निकल कर जाती है। तो पानी के बहाव की जानकारी दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत जानकारी देगा पानी कितना आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ की एडवांस में जानकारी भारत देगा पाकिस्तान को। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, पानी के बेहतर बंटवारा, बेहतर रख रखाव कर लिया जाए। और इसमें अब आपको जानना जरूरी है कि इस समझौतों के एम्बियंस में रखने से या पालन नहीं करने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही सरकार की कोशिश है। सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान को जो है सालाना 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की सप्लाई इन नदियों से होती है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध में पानी का मुख्य स्रोत यही 6 नदियां होती हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, सब कुछ इन्हीं नदियों के सहारे चलता है। पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर निर्भर होता है, जो नदी भारत से निकल करके जाता है। और इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह समझौता किया गया, इस समझौते के तहत कि सवाल उठता है कि एम्बियंस में रखने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप ये मानते हो कि नदियों को रोक दिया जाएगा तो कितना संभव है रोक पाना, ये आपको बताता हूं। तत्काल पूरी तरह से नदियों का पानी रोकना संभव नहीं है। इतना हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है नदी, उसके बहाव को घुमा दें, अपने यहाँ सिंचाई में इस्तेमाल करें, तो वहाँ पानी जाने वाली जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन कई सारे बांध बने हुए हैं, जैसे चिनाब नदी पर अहम बांध है जो पानी के बहाव को घटाने में सक्षम है, यानी पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसको रोकेगा तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर देगा। जैसे चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ है, उड़ी बांध बना हुआ है, जहां से बिजली पैदा होती है। भारत सरकार चाहे तो वहां से पानी को रोक सकती है। चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है।
वो भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी का फ्लो कम कर सकता है। चिनाब नदी पर रातले बांध बना हुआ है, जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, जो मई 2026 में अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। झेलम नदी पर किशन गंगा बांध है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यह काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी पर नींबू बाजगो बांध है। ये सारे बांध ऐसे हैं जिस पर समय समय पर पहले भी पाकिस्तान आपत्ति उठाता रहा, पाकिस्तान डरता रहा इन बांधों से कि ये बांध बना रहा है भारत, कल होकर पानी रोक देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आज वो समय आ गया जब भारत ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है कि इस समझौते को एम्बियंस में रखेंगे, यानी जरूरी पड़ने पर हम इसका पानी का सप्लाई रोक देंगे, हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, बाढ़ आएगी तो हम नहीं बताएंगे। तो ये ऐसी बात है जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर उसकी रीढ़ को हिला सकता है। और भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ बाघा बॉर्डर पर जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा शिमला समझौते को भी सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध का काम माना जाएगा। इशाक डार ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर किसी तरह के हमले की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई। जनरल साहब, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो आप देख रहे हैं जिस तरीके का मूव हो रहा है भारत में, राष्ट्रपति को जाकर गृह मंत्री और विदेश मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं, सारे जो विपक्षी दल हैं उनको साथ बिठाकर सर्वदलीय बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री ने हिंदी और अंग्रेजी में साफ साफ संदेश दिया, मतलब देशवासियों को भी और दुनिया को भी संदेश दिया। तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर के उनको ब्रीफ किया जा रहा है। किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण सुना था, अभी आपने भी दिखाया था, यहाँ में दिख रहे हैं उनकी दर्द, यहाँ दिख रहा है उनका गुस्सा, और यहाँ पर दिख रहे किस तरह से आज उनकी ऑफेंसिव सोच है, आक्रामक सोच है, वो दिखाई दे रही है। क्योंकि मनोज जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। 26 बेगुनाह लोगों ने, जो टूरिस्ट थे वहां पर, महिलाओं के सामने उनके पिता, भाई, पति, उनको मार दिया गया, बेदर्दी से मारा गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, सभी ने इसके बारे में कहा है कि ये गलत है। और जिस प्रकार से आज भारत के रिलेशंस है, अभी तो CNBC आवाज है, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी की बढ़ती हुई ताकत है, जिस प्रकार से आज हमारे दुनिया के साथ व्यापारिक और डिप्लोमेटिक संबंध है, यहाँ पर आज पूरी दुनिया मानती है वो पुराना भारत नहीं रहा। आज जो भारत है, आज इनकी हमारी जो इज्जत है दुनिया में, वो एक अलग है। ये सब बात देखते हुए ऐसे में बड़ा जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप ले लिया गया, डिप्लोमेटिक एक्शन ले लिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी होगी, डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर दिया गया, लोगों का वीजा खत्म कर दिया गया, उनका अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, यानी कि काफी एक्शन लिए गए। लेकिन मेरे हिसाब से, मिलिट्री माइंड के हिसाब से, मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाने का। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के आपने इफेक्ट दिखाए, काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 70% जनता गांव में रहती है, और पाकिस्तान भी एक खेती-बाड़ी वाला देश है। अगर वहां इस तरह से नहीं जाएगा तो कल को वहां त्राही त्राही मच जाएगी, और लोग जो है अपने आकाओं से पूछेंगे कि क्या आपने क्या किया और जिसकी सजा हम क्यों भुगत रहे हैं। दूसरी बात, जो मिलिट्री एक्शन है, ये 2-3 किस्म के मिलिट्री एक्शन करने पड़ेंगे। एक तो जो मिलिटेंट है, जिन्होंने मारा, उनको तो मारना ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ कठपुतली है। दूसरा, जो इनके सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमारे देश के अंदर OGW है, स्लीपर सेल है, इनको ढूंढ के, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बिना इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते। और तीसरा, पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड है और जो उनकी सेना जो सपोर्ट दे रही है, जो उनको मोटिवेट कर रही है, ISI, जो उनके लीडर है, जहां उनके कैंप्स है, वहां पर भी ठोका जाए, तभी इनको कुछ मैसेज होगा। क्योंकि जब तक इनकी जो आका है मिलिटेंट्स के, जो उनको भेज रहे हैं, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक उनकी डेड बॉडीज घर नहीं जाएगी। जनरल साहब, एक सवाल सबके मन में है, आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल पाएंगे? जो लोग अभी देख पा रहे हैं
तमाम सिचुएशन को, इसमें साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक खास स्थिति में है इस वक्त पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के हालात हैं और उसके अंदर जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं उनको लालच भी आ रहा होगा वहाँ की स्थिति को देख के, और जिस तरीके से वो पेडलिंग कर रहे थे, हेट मॉन्गरिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सेंट्रल किरदार आज की डेट में कम से कम सेना है पाकिस्तान की। क्या वहाँ उसको वैसे भी उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, आर्थिक स्थिति तो खराब है ही, तो वहाँ कैसे हिट किया जा सकता है जिससे कि उनको ज़्यादा पेन इन्फ्लिक्ट कर पाए हम लोग? नहीं, बिल्कुल मनोज जी सही कह रहे हो आपने। जिसको कहना नब्ज जो है वो उनकी सेना ही है। आज जो अगर पाकिस्तान को गाइड करता है, रूल करता है, पर्दे के पीछे जो सरकार चलाता है वो सेना ही है। अभी इस समय में कुछ समय से जैसे हमने देखा पाकिस्तान की सेना की बड़ी किरकिरी हो रही है उनकी, जैसे कि लोगों में पहले बड़ा खौफ था, बड़ी इज्जत थी सेना की, वर्दी का एक तरह से फख्र होता था लोगों को। अब वो बात, वो देख रहे हैं बलूचिस्तान में पिट रहे, वो देख रहे हैं टीटीपी के द्वारा पिट रहे, वो देख रहे हैं कि सेना कितनी करप्ट है, वो देख रहे हैं कि सेना के अधिकारियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए हुए, प्राइवेट प्रोजेक्ट चला रखे हैं। ये सब बातें आवाम देख रही है, वो आवाम पुरानी नहीं रहेगी। आजकल वहां भी सोशल मीडिया चलता है और मीडिया चलता है काफी, तो इससे लोगों को पता है। यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं अगर सेना को चोट पहुंचती है, क्योंकि आसिफ मुनीर जो है जिस प्रकार के बयान दिए हैं ये काफी खतरनाक बयान है। ये जियाउल हक टाइप के बयान दिए हुए उन्होंने कि धर्म के ऊपर बातचीत हो रही है, टू स्टेट की बातचीत हो रही है, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, तभी उठाते हैं जब वो सेना कमजोर पड़ रही होती है। और या फिर वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं, एक तरफ इमरान है और नवाज शरीफ की हालत भी खराब है, तो या तो खुद गद्दी का सपना देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि सेना की साख को और चोट पहुंचती है अगर, तो वो वहां पर कहानी उनकी खत्म हो जाती है और शायद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बढ़ जाती है। जी। तो जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि सेना जो पूरे आतंक की जड़ है, उसको जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पाकिस्तान की सेना को, तब तक ये आतंकवादी घटना हमारे देश में होती रहेगी। मनोज जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ पीएम मोदी ने जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में बिल्कुल साफ साफ संदेश दिया है देश को भी और दुनिया को भी। तो आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। मिट्टी में मिला दूंगा 7:57 पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुकेश अंबानी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत पर मैं और पूरा रिलायंस परिवार शोक व्यक्त कर रहा है। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमले में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मुंबई में हमारा रिलायंस फाउंडेशन सर HN रिलायंस अस्पताल सभी घायलों का निःशुल्क उपचार करेगा। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अपने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और पूरे देश के साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सैलानी या तो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं या फिर डेस्टिनेशन बदल रहे हैं। टूरिज्म पर किस तरह का पड़ रहा है असर और क्या विकल्प मिल रहा है लोगों को, देखिए इस रिपोर्ट में। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सैलानियों पर आतंकी हमले ने लाखों लोगों के पेट पर लात मार दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल कम से कम 2 करोड़ 34 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए थे और इस बार भी जबरदस्त सीजन देखने को मिल रहा था। लेकिन हमले के बाद 60% से ज्यादा टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल करा ली है और टूर ऑपरेटर उन्हें दूसरा विकल्प दे रहे हैं। डेफिनेटली कैंसिलेशंस की बात हो रही है, कैंसिलेशंस की ही बात हो रही है। इस समय कैंसिल हो चुके हैं काफी प्रोग्राम्स और आगे भी आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली हमें पता लगेगा। ये कई लोगों को हमने ऐसा सजेस्ट किया हुआ है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अभी ठंडा प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ आप जाइए।
तो 10 में से 6 या 7 लोग रेडी हो गए, बाकी बोल रहे भी हम सोच के बताएंगे या फिर कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे। कश्मीर का ट्रिप कैंसिल करने वाले 100 में से 60 लोग विकल्प के तौर पर हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग और उत्तराखंड के ठंडे डेस्टिनेशन चुन रहे हैं। कुछ लोग रिफंड या वाउचर ले रहे हैं। दूसरी जगहों के लिए सप्ताह भर के पैकेज 30 से 40 हजार प्रति व्यक्ति के हैं, जो लगभग कश्मीर टूर के बराबर है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लेकिन टूरिस्ट के लिए सेफ्टी बड़ा कंसर्न है। पहले कश्मीर जाने वाला था, जो हादसा हुआ उस हिसाब से मेरा प्लानिंग चेंज कर दिया हुआ है। अभी मेरे को उत्तरांचल और दार्जिलिंग जाना है। को कॉस्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन वहाँ सेफ है। ठीक है, तो मैं मतलब दार्जिलिंग जाना चाहता हूँ, उत्तराखंड। कोविड के बाद कश्मीर में टूरिज्म को नई जान मिली थी। अब ये कारोबार दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। यात्रियों ने तो अपना विकल्प चुन लिया है, लेकिन सबसे अगर किसी का नुकसान हुआ है तो स्थानीय लोगों का। अगर ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर में जाने वाले की तादाद नहीं बराबर हो जाएगी। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। इधर भारतीय नौसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने INS सूरत युद्धपोत से सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे समुद्री रणनीति में भारत की ताकत को और मजबूती मिली है। भारतीय नौसेना द्वारा ये जानकारी ऐसे समय में साझा की गई है जब पाकिस्तान कराची तट पर एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में 7 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लगता हुआ नजर आया। अप्रैल सीरीज एक्सपायरी का दिन था। बाजार ने दायरे में कारोबार किया। निफ्टी 82 पॉइंट गिरा। सेंसेक्स 315 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आज के बाजार में रियल्टी, FMCG शेयरों पर प्रेशर रहा। IT बैंकिंग इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। फार्मा मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। भारत को डीप टेक क्षेत्र में लीडर बनाने के लिए TCS ने सोवरेन सिक्योर क्लाउड लॉन्च किया है। इसका क्या फायदा होगा और ये कैसे काम करेगा, इस पर TCS के तेज भतला और उज्जवल माथुर से बात की असीम मनचंदा ने। जो सिक्योर सॉवरेन क्लाउड बेसिकली एक क्लाउड ऑफरिंग है, कंप्लीटली होम ग्रोन और इंडिजिनस ऑफरिंग है। इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, करीब 15 महीने। तो अभी आज इसको लॉन्च कर रहे हैं हम। मेनली इसका फोकस 3-4 डायमेंशंस में है। फर्स्ट इज दैट ऑल द डेटा दैट will be processed through TCS Secure Sovereign Cloud इंडिया में ही रहेगा, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ही रहेगा। और जो भी काम सिक्योर सॉवरेन क्लाउड के ऊपर होगा, उसके ऊपर जो भी कस्टमर है, चाहे वो गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जहां भी डेटा सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स का उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा। और तीसरा ये है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण अगर कुछ डिस्टरबेंस जो दूसरे टाइप के क्लाउड में हो सकती है, इसमें नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीटली होम ग्रोन है। इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है वो TCS ने खुद बनाया है और एक ट्रस्टेड कंपनी TCS जैसी ट्रस्टेड कंपनी इसको मैनेज करेगी। तो इसलिए ये 3-4 फीचर्स हैं जो इसके मेन एस्पेक्ट्स हैं। अभी सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर और PSUs को ही कैटर करेगा या इसको अभी एक्सटेंड करेंगे भी? आपने मुझे लगता है रेलटेल और सीडक के साथ इसका करार किया। नहीं, ये हर सेक्टर में एक्सटेंड किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इसकी उपलब्धि हर एक को दी जाएगी जो भी इंटरेस्टेड है।
तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगा गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में 30,000 पंचायत भवन बनाए गए हैं और पंचायतों को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है और इसके लिए जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के लिए नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने संसद और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण की भी चर्चा की और कहा कि महिलाओं को आय और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पटना से जयनगर के बीच देश की दूसरी और बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ भी किया। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।